हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारी यूनिट 1 जो है वो हाफ कंप्लीट हुई है एंड आज की क्लास में हम इस यूनिट 1 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। सो आज की क्लास में हम कला विधा के रूप में सिनेमा और उसके सैद्धांतिक जो मेन टॉपिक है उससे कंटिन्यू करके हम आपको आगे का पढ़ाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोगों ने इस क्लास से पहले का जो लेक्चर है वो अटेंड नहीं करा है तो आप लोग पहले उसको अटेंड करना, देन बाद में इसको देखना। ठीक है, वरना आपको जो है ये दोनों जो क्लासेस हैं आपस में रिलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी रहे तो मैं प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके बाकी जो क्लास है हमारी क्लास फर्स्ट उसको अटेंड कर सकते हैं। सो अब आता है हमारा कला विधा के रूप में सिनेमा की सैद्धांतिक समीक्षा। देखो, सिनेमा आज का एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसकी एक बहुत लंबी अगर प्रोसेस भी चलाया जाए, बहुत लंबा प्रोसेस चलाया जाए तो वो प्रोसेस ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है। सो सिनेमा को कला के रूप में एक तरीके से हमें सबसे ऊपर मानने या फिर बहुत अच्छा मानने के लिए पश्चिम से पूर्व के मिली जुली कोशिशों की बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाओं को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ मिली इन द सेंस कि अब आप लोग जैसे देखो कि मैंने आप जो पिछली क्लास में या उससे पहले भी काफ़ी क्लासेस में अक्षय कुमार की मूवी हॉलीडे के बारे में बताया था। वही मूवी सेम टू सेम साउथ इंडिया में किसी और एक्टर की है, सेम टू सेम मूवी। ठीक है, तो और वो वाली चीज़ कि अब वो क्या साउथ इंडियन मूवी और अक्षय कुमार वाली मूवी दोनों मूवीज़ आउट ऑफ इंडिया भी दिखाई गई हैं। सो वही वाली चीज़ को कि हमें पश्चिम से लेकर पूर्व तक, साउथ तक, वेस्ट तक सारी चीज़ों को मिला जुला कर ही इन भूमिका को अदा करने की बात करनी है। ठीक है, जो हमारा स्टार्टिंग का टाइम है उसमें सिनेमा को कला के रूप में देखना सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म सराहना था, माना ही जाता था कि मतलब एक तरीके से फिल्म को सराहा जा रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। ये कर्म जो है हमारे 50 की जो टाइम आया था 50s का, उसके सबसे पहले दशक तक चलता रहा था। ठीक है, फिर 51 का टाइम आया और अलग अलग कलाओं की तरह से सिनेमा भी पूरे देश में, देश काल में, सामाजिक संरचना में और व्यक्ति की प्रॉब्लम्स के सीधे सादी चीज़ों से जुड़ रहता था। ठीक है, आज हम जो सिनेमा देखते हैं वो बहुत चमत्कारी और बहुत चेंजेस वाला देखते हैं। पहले वाला जो सिनेमा है वो आप लोग देख चुके हैं किस तरीके का था। ठीक है, सबसे पहले मूक फिल्में बनी जो बोलती फिल्म नहीं थी। फिर सबसे पहले मूक फिल्म के बाद सबसे पहली बोलती फिल्म आई। बोलती फिल्म कौन सी आई थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंडिया के अंदर सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी आई थी और कब आई थी। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़े बहुत टेक्निक्स के साथ चेंजेस होते गए, कलर्स आते गए, हर एक इफ़ेक्ट को और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा नज़रिया हमें दिखाया गया जो नॉर्मली ये लगता कि हाँ ये रियल है। ठीक है, पिछड़े जो हमारे बहुत पुराने 150 सालों से इस समाज के अंदर, सभ्यता के अंदर और संस्कृति के साथ कई चीज़ें जुड़ी हैं। इन नई चीज़ों के समाज, संस्कृति और सभ्यता को गहराई से जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है, वो दुनिया के सर्वाधिक बड़े और अनूठे कला माध्यमों से सिनेमा का जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंस मानी जाती है। ठीक है, सिनेमा आज के दौर का एक इम्पॉर्टेंट, एक ऐसा कला माध्यम है और इस कला माध्यम को अपने हर समाज से गहरे स्तरों से जुड़ाव रखता है। अब जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे मैंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए बताया था। ठीक है, कि ये हुआ कि नहीं, लड़कियां भी अब उभरी हैं, वो भी बहुत कुछ कर चुकी हैं, कर रही हैं, अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हैं सेल्फ डिफेंस के थ्रू या जैसे भी। या वो वाला जो आपको ऐड बताया था कि उसके फादर उसकी बेटी से बोलते हैं कि उनके बेटे को जगह पे छोड़ दी, तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं हमें सिनेमा के अंदर मिली हैं और वो पिछले 150 साल पहले से जो अब तक संस्कृति को लेकर, हमारे समाज को लेकर चेंजेस हुए हैं वो सिनेमा में ही हमें देखने को मिले हैं। ठीक है,
सिनेमा बुनियादी रूप से समाज से अलग नहीं होता। सिनेमा जो है बुनियादी रूप से समाज से अलग बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, ये वाली बात दिमाग में रखना। सिनेमा चाहे मनोरंजन के लिए हो या काम के लिए हो या कला के लिए हो या नृत्य के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो अपने दौर का समाज किसी न किसी रूप में व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, जैसे पुराने टाइम पे जो था 50s का 90s का दशक, उसके अंदर अलग टाइप का मेकअप होता था। ठीक है, बड़ी बड़ी आई लैशेस, बड़ा बड़ा डार्क थोड़ा अच्छा मेकअप, ठीक है, अब वो सारी चीज़ें। लेकिन आज के टाइम पे वो मेकअप नहीं होता है। 21वीं शताब्दी में बहुत ऐसा नॉर्मल मेकअप, नेचुरल मेकअप किया जाता है। कितनी बार आपने फिल्म इंडस्ट्री में अगर हीरो हीरोइंस अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे होते हैं तो उसमें भी देखा होगा कि हीरो और हीरोइन दोनों का ही नेचुरल मेकअप होता है, पता नहीं लगता है कि उन्होंने मेकअप कर भी रखा है या नहीं। सिनेमा जो है हमारा सामाजिक यथार्थ को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं किया जाता, बल्कि समाज को गहराई से भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भरत वाली मूवी मैंने लगाई है, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड एंड रईस। एग्जाम्पल अगर मैं इन तीनों में से रईस का दूँ तो रईस एक ऐसे शख्स की बात यहाँ पर बोली गई है, उसका पूरा बचपना दिखाया गया, उसका बचपन कैसे किन चीज़ों में गुजरा, उसने बचपन से ही मार कटाई, लड़ाई झगड़ा सब शुरू कर दिया, फिर उसके बाद आगे जाके वो किस तरीके से रईस बन सका, क्या हुआ, क्या पूरी कहानी थी। तो वो वाली चीज़ें कि सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, वो और भी चीज़ें दिखाते हैं। नीरजा का एग्जाम्पल है, या फिर हमारा और भी ऐसे एग्जाम्पल जो किसी की रियल बेस्ड स्टोरी पे बनाया गया हो। गंगूबाई जो अभी रिसेंट में आई है, वो भी हमारी गंगूबाई के जो पूरा कैरेक्टर है उसी के ऊपर बनाई गई है। इसी के साथ हमारे सत्यजीत रे और हमारे श्याम बेनेगल, राज कपूर जो हमारे इंडियन एक्टर हैं वो, बिमल रॉय डायरेक्टर हैं, गोविंद निहलानी इंडियन फिल्म डायरेक्टर, तो ये सारे जो हैं इन सभी ने बहुत सारी फिल्मों से ये साबित करा कि सिनेमा व्यापार और व्यवसाय के साथ सामाजिक समस्याएं और बहुत सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने फिल्मों के अंदर उन चीज़ों को दिखाना अच्छा समझा जो नॉर्मली समाज के अंदर होती आई हैं या फिर हो सकती हैं या होती थी। ठीक है, तो इसके साथ साथ सिनेमा के व्यापार होने के साथ कि ये जो पूरी चीज़ें थी, इसके पूरा प्रोसेस साहित्य से ही आरंभ हुआ। हमारे जो राही मासूम रज़ा हैं, इंडियन पोएट हैं, इन्होंने बोला फिल्म कला है या व्यापार। इन्होंने इस क्वेश्चन को सामने रखा। ठीक है, इन्होंने कहा कि फिल्म को मैं कला मानूं या व्यापार, क्योंकि फिल्म से लोग बहुत पैसा, अब क्यों बोलते हैं कि उस फिल्म ने 2 करोड़ का बजट रखा, उस फिल्म ने 4 करोड़ का, 5 करोड़ का, तो इतने पैसे ऑब्वियसली बात है उनके लग चुके हैं, इससे कम जो उन्होंने इससे ज़्यादा कमाए हैं। ठीक है, ऐसी ही आम बात नहीं है एक सिंगर लाखों चार्ज कर लेता है एक गाने के, तो जिस बेस पर करता होगा। ठीक है, तो राही मासूम रज़ा बोलते हैं कि फिल्म कला है या व्यापार है, इन्होंने ये क्वेश्चन रखा। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को जानने के लिए बहुत सारे जो है हमारे प्रोसेस चलता रहा, बहुत सारी चीज़ों का प्रोसेस चलता रहा। ठीक है, तो आज के जो मानव की आत्मा की पेचीदगी है ना, उसको समझने के लिए या फिर उसको एक तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए उपन्यास या फिल्म के सिवा कोई और साधन नहीं है। ठीक है, यहाँ ये बहस नहीं छोड़ना चाहिए। मासूम रज़ा कहते हैं कि मैं यहाँ ये बहस नहीं छोड़ता हूँ कि कविता का क्या बनेगा। काव्य को साहित्य मानता हूँ और मैं उपन्यास और फिल्म को भी काव्य का ही एक रूप मानता हूँ। जैसे जैसे जीवन पेचीदा होता गया वैसे वैसे ही काव्य वर्ण जो हमारा बदलता गया। महाकाव्य उपन्यास बना गया और नाटक फिल्म। कुछ लोग ये कहते हैं कि अच्छी फिल्म केवल वही हो सकती है जो असाहित्यिक हो। मैं ये बात नहीं मानता कि ये बात सच है। उन्होंने कहा कि वो ही फिल्म ज़्यादा अच्छी होती। अब देखो सबके अलग अलग नज़रिए हैं। किसी को आज के टाइम पे बड़ी अच्छी खासी एज होने के बावजूद भी कार्टून पसंद होते हैं, किसी बच्चे को कार्टून पसंद नहीं होते हैं, है ना। तो वही चीज़ कि कोई लड़की नॉर्मली लड़कियों वाली चीज़ें रखना पसंद नहीं करती, पिंक कलर, पर्पल कलर, बारबीज एंड सो कॉल्ड चीज़ें। तो सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अपना नज़रिया है। तो सिनेमा के अंदर भी सबके अलग नज़रिए हैं। ठीक है,
जैसे मैं जो रिकमेंड करती हूँ या देखती हूँ, मैक्सिमम मोटिवेशनल मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं। कोई भी लव स्टोरी, कोई भी रोमांटिक, कोई भी एक्शन वाली मैं कोई भी रिकमेंड नहीं करती, ना मैंने कभी देखी है। हो भी सकता है आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे एक्शन और रोमांटिक या फिर लव स्टोरीज़ वाली मूवीज़ ही देखते हों, है ना। और या बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे नॉर्मली सभी चीज़ों को मिला कर देखते हों। तो इस चीज़ के लिए कि सबका नज़रिया बिल्कुल अलग यहाँ पर माना जाता है। कला और सिनेमा का जो संबंध है वो बिल्कुल इस तरीके से मान लो कि इसके अंदर कोई विवाद नहीं है। कला के बगैर जो है हमारा, नृत्य के बगैर, कला के बगैर हमारा पूरा का पूरा सिनेमा बिल्कुल अधूरा है। इसके अंदर जब तक कोई सॉन्ग नहीं रखे जाएंगे, सबसे पहले मूवी आने से पहले सॉन्ग ही रिलीज़ होते हैं, टाइटल सॉन्ग रिलीज़ होता है और वो सारी नॉर्मली चीज़ें रखी जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इनके बगैर सिनेमा हमारा अधूरा माना जाता है। ठीक है, कोई भी न्यू मूवी आए उसका सबसे पहले सॉन्ग, टाइटल सॉन्ग आता है, फिर उसके साथ उसका एक सेट सॉन्ग रिलीज़ किया जाता है, बाकी सॉन्ग आने शुरू होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ गुण मनोरंजन भी है, जबकि कला के बारे में बौद्धिक वर्ग या फिर ये विचार रहा जाता है कि विकास का प्रमाण है और उसका जो पूरा प्रोसेस है वो मनुष्य ही करता है। मनुष्य ने जैसे जैसे मानसिक डेवलपमेंट किया वैसे वैसे कलाओं में, नृत्यों में, फिल्मों में भी चेंजेस आने लगे। अब आता है हमारा सिनेमा के व्यवहारिक समीक्षा। सिनेमा की व्यवहारिक समीक्षा की उसका बिहेवियर के तौर पे क्या हम क्रिटिसाइज यहाँ पर चीज़ करेंगे। देखो, अपनी नई जो उनकी विचारधारा है और क्रांतिकारी तेवर के साथ पूरे विश्व में जानने वाले फ्रांस ने ही सिनेमा विधा को जन्म दिया था। ठीक है, आप लोगों के पास अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी सिनेमा सब्जेक्ट था तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, या फिर ऑनर्स वाले बच्चों के पास था, आप लोगों के पास नहीं था, तो उन बच्चों ने अच्छे से डीपली पढ़ रखा है कि सिनेमा का उद्भव और विकास कब कैसे हुआ था। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट यूनिट है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो उसके साथ साथ हमारी ये वाली चीज़ है कि ल्यूमियर, बंधुआ, ऑगस्ट और लुई तथा जॉर्ज मिलिए तीनों फ्रांस के नागरिक थे। इन तीनों ने, स्पेशली ल्यूमियर जो ब्रदर्स हैं, ल्यूमियर, बंधुआ, ऑगस्ट और लुई, दोनों अलग अलग भाई हैं, लेकिन इनको ल्यूमियर्स ब्रदर्स कहा जाता है। ठीक है, और जॉर्ज मिलिए अलग इंसान है। तो ये तीनों थे वहाँ के रूस के। और 28 दिसंबर 1895 को पेरिस में पहली बार जब उन्होंने स्टेशन पर आ रही रेलगाड़ी, फैक्ट्री से छूटने के बाद घर जाने के लिए बाहर आते मजदूरों और बगीचों में पानी देते माली के चलचित्र प्रदर्शित किए थे, तो इन फिल्मों में स्थान और समय और परिवेश का प्रामाणिक प्रस्तुतिकरण पूर्व यथार्थ को ले जाने का एहसास हो गया था। कि मतलब जो चीज़ मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि मैंने मॉर्निंग में उठ के ये काम करा, मॉर्निंग में उठ के वो काम करा, देन अब जाकर मैंने आप लोगों के लिए क्लासेस बनाई, उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस दी एंड ऑल थिंग। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है मैं एक तरीके से फिल्म के अंदर नहीं दिखा सकती हूँ, और वही चीज़ जो है हमारे उस टाइम पर लूमियर्स ब्रदर्स ने करी और उस चीज़ को सामने दिखाया, ताकि लोगों को ये चीज़ दिख सके कि हाँ एक्चुअली में क्या चीज़ें होती हैं। तो उससे लोग बहुत अट्रैक्ट हुए थे कि वाह, हम ये चीज़ कैसे देख सकते हैं कि जो चीज़ पहले बीत चुकी है हम उसको भी देख सकते हैं। लोगों के लिए उस टाइम की बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। समाज की धड़कनें सिनेमा के अंदर बिल्कुल साफ सुनाई देती हैं। सिनेमा के बगैर समाज अधूरा माना जाता है। ठीक है, कि मतलब ये चीज़ रखी जाती है कि अगर सिनेमा नहीं होगा तो आधे से ज़्यादा आबादी पागल हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग फिल्मों के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। कोई नई मूवी आते ही सबसे पहले वो देखना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग किसी सेपरेट चीज़ों की ज़्यादा दीवाने होते हैं, उसका आने का वेट करते हैं। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ बोली जाती है कि यहाँ साहित्य से ज़्यादा प्रभाव माध्यम इसलिए साबित हो जाता है क्योंकि साहित्य किसी घटना का मात्र वर्णन कर सकता है। ठीक है, कि जैसे कि आप लोगों को अगर ये दिखाया जा रहा है एक बच्चे का वो एक लड़के का पास्ट, तो वो बचपने में ले जाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि उस लड़के को ही बचपना करके छोटा सा उसका मेकअप करके बना दिया जाए, या उसके जैसा कोई ऐसा बच्चा ढूंढ लिया जाए जो काफ़ी मिलता जुलता हो। फिर उसके बाद उसकी जवानी, फिर उसके बाद उसका बढ़ापा दिखाते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं, क्योंकि साहित्य किसी घटना का मात्र वर्णन कर सकता है, लेकिन सिनेमा उसे चरित्र दिखा भी सकती है। सिनेमा की यही शक्ति है। लेकिन ये बोला जाता है कि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी ये सवाल बन जाता है कि क्या सिनेमा
किसी भी घटना को उसी संवेदना के साथ व्यक्त करता है जो उसकी मूल संवेदना है। कि मतलब उसी समय, अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, मूल संवेदना, गंगूबाई जो मूवी आई उसके अंदर उनकी कंप्लीट स्टोरी नहीं दिखाई गई है। उसके अंदर वो जो गंगूबाई काठियावाड़ा है वो काठियावाड़ा नहीं है, वो एक्चुअली प्लेस कमाठियावाड़ा है, और आज के टाइम पर भी बम्बई में वो प्लेस कमाठियावाड़ा ही है। ठीक है। दूसरी चीज़, अक्षय कुमार की रुस्तम आई थी, रुस्तम भी एक रियल बेस्ड स्टोरी है कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और वो मार देता है उसको, आदमी को। ठीक है। लेकिन वो वाली चीज़ फिल्म के अंदर दिखाई गई कि उसको बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ था। उसके पर खिलाफ पूरा केस चला था और एंड में जाकर उसको फांसी हो गई थी, क्योंकि ये चीज़ देखी गई कि तुमने उसको जानबूझ के मारा था, क्योंकि उनने तो अपने बचाव के लिए यही रखा था ना सामने कि मैं गुस्से में था, मैंने गुस्से में मार दिया था। लेकिन ये चीज़ प्रूफ हो गई थी कि वो गुस्से में नहीं था, उसने जानबूझ के मारा था। ठीक है। वैसे ही तरीके से जो हमारी बाकी फिल्में किसी रियल बेस्ड स्टोरी पे बताई जाती हैं, नीरजा, आप नीरजा के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, नीरजा की लाइफ जितनी ज़्यादा सिंपल, अच्छी, खुशी भरी दिखाई गई है वैसी नहीं थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए भी बहुत स्ट्रगल किए, बहुत बार उनका जो सपना था मॉडलिंग में जाने का भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है। लेकिन जो आखिर में हुआ, नीरजा को गोली लग जाती है, वो मर जाती हैं। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी बहुत रियल भी दिखाई गई। तो ये वाला क्वेश्चन रखा जाता है कि क्या उसकी मूल संवेदना जो उसकी दिखाई जाती है, क्या वो एक्चुअली में मूल संवेदना वो ही है या नहीं है। ठीक है। ये बोला जाता है कि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी इसकी जो रियल चीज़ें हैं वो क्यों नहीं दिखाई जाती हैं। दरअसल सिनेमा जो है एक पूरा का पूरा व्यवसाय का माध्यम बन गया है। आज के टाइम पे अगर कोई बड़े हीरो की मूवी आती है, जैसे हर ईद पे, हर दिवाली पे सलमान खान, शाहरुख खान की मूवीज़ रिलीज़ होती ही होती हैं, चाहे कोई सी भी हो, अक्षय कुमार की भी होती हैं, जो बड़े बड़े हीरो हैं उनकी होती हैं। अब लोग टूट पड़ते हैं देखने के लिए, तो वो जो फिल्म बनाने के बाद उनको पैसा मिलता है वो लोगों के टूट पड़ने से मिलता है। तो भाई वो चीज़ इनका व्यवसाय। आप नॉर्मली, क्यों लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका फेवरेट हीरो हीरोइन कौन है, मैं कहती हूँ कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनका काम है। जैसे कि डॉक्टर का डॉक्टरी करना है, इंजीनियर है, हमारा टीचर है वो पढ़ाता है, वैसे ही हमारे सेलिब्रिटीज़ का काम है हमें एंटरटेन करना। ठीक है। वैसे ही और भी तरीके के लोग भी ये इसके अलावा भी और भी व्यवसाय चूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग हंस सकें, हमारी हेल्प, क्योंकि डॉक्टर की हेल्प से भी हमारी हेल्प होती है, डॉक्टर के काम से, इंजीनियर से भी, टीचर से भी, है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें कि एक्टर्स को इसलिए मैं पसंद नहीं करती क्योंकि वो उनका काम है, ना कि वो पसंद करने के लिए सामने आए हैं। ठीक है। तो वो वाली चीज़ कि सिनेमा जो है एक्चुअली में एक व्यवसाय का एक माध्यम है। वो किसी भी सिचुएशंस को सामने रखने से पहले ये सोचता है कि मैं ऐसा क्या दिखाऊं जो लोग देखना पसंद करें। ठीक है। साथ में वो दर्शकों से इतना ज़्यादा जुड़ सके कि लोग इसको फैला सकें। ये एक फिल्मकार की जो व्यक्तिगत मजबूरी होती है वो भी सामने रखता है, क्योंकि उसके सामने एक दर्शक की प्रतिक्रिया का भी दबाव सामने रखा होता है। ठीक है। ये वाली चीज़ बोली जाती है कि प्रत्येक कला विधा की अपनी एक भाषा होती है और अपना मुहावरा होता है। चित्र की भाषा है रंग और रेखाएं, नृत्य की भाषा है पदचाप और मुद्राएं। यहाँ पर ये वाली बात को नॉर्मली समझा दिया गया है कि चित्र की भाषा ये वाली चीज़ देखी जाती है और नृत्य की भाषा को ये वाला देखा जाता है। अब अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर फिल्म की भाषा की यहाँ बात हो रही है तो दर्शकों से सीधा संबंध स्थापित करने के लिए अच्छी पटकथा निर्देशन के होने के बावजूद भी कभी कभी फिल्म पिट जाती हैं। जैसे पुरानी मूवी है रज़िया सुल्तान, कमल अमरोही इसके डायरेक्टर थे। ठीक है। इन्होंने इसके अंदर उर्दू, फारसी, हिंदी सब मिक्स यूज़ करा है। इस वजह से ये फिल्म इतना नहीं चल पाई, जबकि इसके अंदर तीनों चारों ही काफ़ी फेमस एक्टर्स थे। ठीक है। मतलब आज के टाइम के फेमस एक्टर्स थे। वहीं अगर हम मुग़ल आज़म को लें जो कि आसिफ ने डायरेक्ट करी थी, वो मूवी आज के टाइम पर भी ब्लैक एंड वाइट से हटाकर कलरफुल रखी गई, इनफैक्ट पेड रखी गई है। वो यूट्यूब पर आपको बहुत जगहों पर पेड मूवीज़ भी दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर भी लोग उसको देखना पसंद करते हैं। ये बेसिक ये बोला गया कि उस टाइम के मुग़ल काल का एक जो शासक था उसकी वो पूरी लव स्टोरी थी और ये था वो था इस बेस पे। ठीक है। तो इसके साथ ये बोला गया कि भाषाओं की जो जटिलताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको सामने रखते हुए इंग्लिश का भी यूज़ किया जाता है सिनेमा के अंदर। मैक्सिमम मूवीज़ में इंग्लिश का यूज़ किया जाता है, इंग्लिश डायलॉग्स रखे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मूवी आपको इंग्लिश बताऊंगी कि इस मूवी का एक मैसेज ये था कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, कि ये कि हाउसवाइफ होने के बाद, अपना काम काज करने के बाद, बच्चे होने के बावजूद भी इन्होंने इंग्लिश सीखी, इन्होंने अपने आप को इतना आगे
पढ़ाया कि हाँ मैं भी कैपेबल हूँ इंग्लिश सीख सकूँ। तो ये वाला एक मैसेज भी इस मूवी ने दिया। और साथ में मूवीज़ जो हैं, इस टाइप की मूवीज़, ये वाली बात आप नोट करना और हमेशा याद रखना कि हमेशा किसी भी बड़े एक्टर को लेके बनाई जाती हैं। जो मूवीज़ आउट ऑफ इंडिया भी पब्लिश की जाती हैं उन मूवीज़ में मैक्सिमम बड़े कैरेक्टर्स होते हैं, काफ़ी फेमस कैरेक्टर्स, ताकि ये जो मूवीज़ हैं बाहर के लोग भी देखने पसंद करें। साथ ही साथ आगे वाली बात आती है कि अब अगर हम नॉर्मली बात रखें तो पुरानी चीज़ों को हटाकर आज के टाइम के भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे करण जौहर या यश परिवार है पूरा, यश चोपड़ा का, इनके जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं उससे ही वो पैसा कमा लेते हैं, उससे ही लोग फिल्म को देखना समझना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ हमारे हैं अनुराग कश्यप है, तिग्मांशु धूलिया है, सुजीत सिरकार है, दिबाकर बनर्जी हैं। तो ये सारे जो हैं हमारे, ये नॉर्मली कुछ ऐसी फिल्में डायरेक्ट करते हैं जो किसी न किसी चीज़ का मैसेज देती है। ठीक है, इन सभी डायरेक्टर्स में से स्पेशली एक मूवी पीकू एक मैसेज देती है। वो एक नहीं, बहुत सारे मैसेजेस देती है कि बच्चों का फ़र्ज़ होता है अपने कामकाज में भी अपने माँ बाप का ध्यान रखना। कि पीकू को दिखाया ही इस तरीके से गया है कि वो एक ऑफिस में काम करने के बावजूद भी अपने फादर का बहुत ध्यान रखती है, जैसे भी रखती है। ठीक है, तो उसके साथ जो मैंने अभी जो मूवीज़ की बात करी हैं जो बाहर पब्लिश होती हैं वो मैक्सिमम बड़े कैरेक्टर्स की होती हैं, और उनमें से कुछ मूवीज़ मैंने यहाँ पर आपके लिए लगा दी हैं। बजरंगी भाईजान, क्रिश है, हमारी रोबोट है, बाहुबली है, ये ऐसी और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो आउट ऑफ इंडिया पब्लिश होती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है मूवीज़ का वो हमारे पुराने टाइम से ही चलता आया। ये तो आपको पता है, फ्रांस में सबसे पहले मूवी दिखाई गई थी। तो उसके बाद हमारा जो मूक फिल्म के तौर पे अंग्रेज़ों में आया वो हमारे चार्ली चैपलिन थे। आज के टाइम पे कार्टून के रूप में और मूवी के रूप में मिस्टर बीन है। ठीक है, और इंडियन सिनेमा के अंदर हमारी सबसे पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने बनाई थी, और वो थी हमारी महाभारत पर डिपेंड थी। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र हमारी मूवी का नेम था, और दादा साहब फाल्के ने उसको बनाई थी। उसके बाद हमारी जो सबसे पहली बोलती फिल्म थी वो मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछी है, तो आप मुझे उसको बताना। तो इंडियन सिनेमा का जो पूरा प्रोसेस था वो इस टाइप से शुरू हुआ था। एंड उसके बाद इसके अंदर आज के टाइम पे भी देखा जाता है कि मैक्सिमम लैंग्वेजेस में जो मूवीज़ हैं वो अब पब्लिश होने लगी हैं। भोजपुरी है, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़, गुजराती, कश्मीरी, सब तरीके की मूवीज़, सॉन्ग, नेपाली, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चाहे वो यूट्यूब पे मिले, सॉन्ग्स में मिले, कुछ भी मिले। बहुत सारे लोग यहाँ पर दिल्ली में रहकर नेपाली गानों को पसंद करते हैं, पंजाबी को पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है कि सिनेमा ने अब 1, 2, 3, 4 लैंग्वेजेस को छोड़ के बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी पकड़ अपनी बहुत अच्छी बना ली है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट है वो यहाँ पर आज फिनिश हो गई है। आई होप आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहा हो। सेकेंड यूनिट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो कोई भी आपका डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।